Hi everyone, welcome back to GK Today. I'm Nuzet Sana, this side, your mentor and educator. So basically, we were doing the solved previous year question series of SSC CGL examinations, and today it's day 9. I'm extremely happy that you guys are loving this series so much, and definitely I'll try my level best not to leave a single question of SSC. Okay, सारे questions हम लोग यहाँ discuss करेंगे. एंड एक चीज़ और कमेंट में मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश हिंदी का कन्फ्यूज़न हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी. See here, I am not teaching completely in English or in Hindi. Okay, so there is a mixed language that is English. क्योंकि जो स्लाइड्स में क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, देन मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. सो देयर इज़ नथिंग लाइक व्याकरण हिंदी, राइट. जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ और हिंदी में भी साथ साथ समझाती हूँ. तो आई डोंट नो whom टू फेवर. सो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप इंग्लिश हिंदी छोड़ के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसके ऊपर फोकस करिए. और अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो सब कुछ लिखा हुआ है, और अगर आप हिंदी समझ पाते हैं तो यू कैन हियर टू माई वॉइस. ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज NABARD's प्राइमरी रोल? To provide term loans to state cooperative banks, to assist state governments for share capital contribution, to act as refinance institution, या फिर all of the above. तो सबसे पहले आंसर है ऑल ऑफ द अबव. सबसे पहले आपको नबार्ड के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज नबार्ड्स फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? इन 1982 में. हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में. और इसका पर्पस क्या है? तो यहाँ पे 3 इसके पर्पस यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं. टू प्रोवाइड टर्म लोन्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, assist state governments for share capital contribution and act as refinance institution. और प्रेजेंट में इसके हेड कौन है? हर्ष कुमार भानवाला. तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ IT एंड अलाइड साइंसेज प्रपोज टू बी सेटअप? ये एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोज टू बी सेटअप, लेकिन अब ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है. ओके, तो ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर इलाहाबाद. करेक्ट आंसर इज हैदराबाद. तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में. ठीक है, और हैदराबाद की कैपिटल है तेलंगाना की. प्रेजेंट में तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव. एंड गवर्नर कौन है? तमिलिसई सुंदरराजन. ओके, देखिए कई बार तमिलिसई से लोग समझते हैं कि ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि ये तेलंगाना के गवर्नर हैं. ओके, और देखिए ऐसे टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक दो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ. सबसे पहले जो हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ट्रॉम्बे. देन इसरो का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है बैंगलोर में. एंड प्लीज़ रिमेंबर कि इसरो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में. इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसका फुल फॉर्म भी कई बार आया एग्जाम में. देन थर्ड वन इज, एक है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये कहाँ पे है? देखिए जूट वर्ड जहाँ आ जाएगा वहाँ पे हमेशा आ जाता है वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता. ठीक है, तो ये वहीं पे है, कोलकाता में. फोर्थ वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम. ये अभी 2019 में SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है. ये कहाँ पे इस्टेब्लिश है? देहरादून में. ओके, ये आप याद रखिएगा ज़रूर से. तो ये हो गए कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 3, विच रूलर्स बिल्ट द एलोरा टेम्पल्स? एलोरा टेम्पल्स कहाँ पे हैं सबसे पहले? तो ये है महाराष्ट्र में. और ये कौन से रूलर्स ने बनवाया था? चालुक्यास, सुंगास, राष्ट्रकूटास या फिर पल्लवास. करेक्ट आंसर इज राष्ट्रकूटास. देखो इसको याद करने की एक बहुत ज़्यादा ईजी सी ट्रिक है. एलोरा आप ऐसे लिखते हैं, उसके बाद इसी के आगे आप ऐड कर दीजिए राष्ट्रकूटास. एलोरा राष्ट्रकूटास. ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं. अब अगर राष्ट्रकूटास की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे? दंती दुर्गा. एंड इसकी कैपिटल कहाँ पे थी? दैट वाज मालखेड़. एंड इसके लास्ट रूलर कौन है? इंदिरा 4. देखिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंदिरा 4 कौन से धर्म को फॉलो करते थे? तो ये जैनिज्म के फॉलोअर थे. ठीक है, और बाद में एक्चुअली ये अपनी जान भी खुद ही ले लेते हैं. ही टुक हिज ओन लाइफ बिकॉज जैनिज्म का एक रिचुअल है दैट इज सले खाना. ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं और वहाँ पे मुक्ति या फिर मोक्ष की उम्मीद में
फास्ट अनटू डेथ कर लेते हैं, मतलब कुछ खाते पीते नहीं हैं और धीरे धीरे से तड़प तड़प के जो वो जान निकलती है उसको वो बोलते हैं कि वो एक रिचुअल है उनका और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने इस प्रोसेस को किया था सल्ले खाना को, इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है बाद में, और ये लास्ट रूलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? खजुराहो, नालंदा रुइंस, ताजमहल या फिर हम्पी रुइंस? देखिए एक्चुअली ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पे हम्पी रुइंस करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो खजुराहो भी इसमें है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, ताजमहल भी इसमें है, राइट। तो देखिए एक्चुअली प्रेजेंट में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, और जो इनकी लोकेशंस हैं वो आपके लिए याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक दो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अजंता केव्स के बारे में बात होती है। अजंता केव्स कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। और अभी जो हमने पीछे एलोरा पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, एलोरा भी महाराष्ट्र में है और ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऑलरेडी है। ओके, देन आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट कहाँ है? आगरा में ऑब्वियसली। देन देर इज़ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है असम में। असम की एक और हेरिटेज लिस्ट है, दैट इज़ काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम में है। इसके अलावा एक सन टेम्पल है जो कि उड़ीसा में है। और जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन लिखा है खजुराहो, खजुराहो इज़ इन मध्य प्रदेश। जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं आप उनका एक बार लोकेशन ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि अगर साइट लिस्ट में है तो फिर डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ऐसे मैच कराने के लिए या फिर फिलअप्स में कभी भी आपको एग्जाम में दिखाई दे सकता है। ओके, अगर यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, प्लीज़ आप खुद बताइए। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक है, तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, असम? यूपी वाले तुरंत बता देंगे, दैट इज़ इन लखनऊ। देखिए लखनऊ में दो और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट CDRI, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम याद रखिएगा, लखनऊ में है। एंड सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका भी हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और साथ साथ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये तीनों नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा एक और मैं आपको बताती हूँ, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये है कानपुर में। ओके, कानपुर यूपी में है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच रिवर हैज़ नारायण सेतु बीन बिल्ट? नारायण सेतु कौन से रिवर पे बना था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी? अगर आपको ये पता है कि नारायण सेतु कौन से स्टेट में बनाया गया था तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज महानदी। आई गेस ये गलत है, यहाँ पे शायद ब्रह्मपुत्र होना चाहिए, क्योंकि ये नारायण सेतु कहाँ पे है? ये असम में है, राइट। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र ही होना चाहिए। अगर असम की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? दिसपुर। एंड CM कौन है वहाँ पे अभी? मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। एंड गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ओवल ऑफिस? ओवल ऑफिस क्या चीज़ है? द प्लेस वेयर इंग्लैंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इज हेडक्वार्टर्ड, UN सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग रूम, द पर्सनल ऑफिस ऑफ द US प्रेसिडेंट, या फिर प्लेस वेयर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड गिव्स पर्सनल ऑडियंस? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्सनल ऑफिस होता है ये US प्रेसिडेंट का। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये एक्चुअली है वेस्ट विंग में, विंग ऑफ द वाइट हाउस, ओके, इन वॉशिंगटन DC। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हैं ओवल ऑफिस किस चीज़ को हम कहते हैं, तो ये US प्रेसिडेंट का पर्सनल ऑफिस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, उससे ये क्वेश्चन है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको राइट है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क? इसमें बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है आपको। सबसे पहली बात तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है आर्टिकल नंबर 32 में, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट होता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी राइट को BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन का
कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कोई उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है या उनका हनन हो रहा है, तो डेफिनेटली आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ओके, और फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो उसके लिए देखिए रिट भी जारी करते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये बात पहले हो चुकी है। 5 तरह के रिट होते हैं, ब्रीफली यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोहिबिशन, देन देर इज सर्ट्योरेरी, नेक्स्ट वन इज कोवरंटो, हेबियस कॉर्पस एंड लास्ट वन इज मैंडमस। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो शायद 2-3 वीडियो पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में ये मैंने करवाया था, तो आप वहाँ जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो आपके पास अभी प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। बहुत सारे लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पता नहीं होता है, लेकिन हम पॉलिटी के बच्चे हैं तो हमें तो सब कुछ पता ही होगा ऑब्वियसली। राइट टू फ्रीडम, ठीक है। देन थर्ड है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आप कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से। फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड लास्ट वन इज ये वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, इसका आर्टिकल हमेशा आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 32। एक्चुअली सारे आर्टिकल्स में कुछ सेक्शंस मिला के है, कुछ आर्टिकल्स मिला के है, लाइक 3-4 आर्टिकल एक साथ आते हैं, लेकिन ये एक अकेला ऐसा आर्टिकल है जो आर्टिकल 32 सिर्फ एक ही आर्टिकल में है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बहुत साल पहले हमारे यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट में आता था, बट आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट इसको डिलीट कर दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है, राइट टू इक्वालिटी डेफिनेटली है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसको याद करिए, तो डेफिनेटली है। ये नहीं है लेकिन राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, यानी आप जितना काम करेंगे सबको बराबर पैसा मिलेगा, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताती हूँ, आपने अगर DPSP के बारे में पढ़ा हो, DPSP आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल होते हैं, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। अगर आपके DPSP फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आप इसकी वजह से कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, ओके। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये एक्चुअली आपके DPSP का हिस्सा है, DPSP में आता है। और अगर आपसे DPSP का आर्टिकल पूछते हैं तो वो शुरू होता है 36 से लेके 51 तक, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 to 51। और ये वाला जो पर्टिकुलर राइट दिया हुआ है ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये है आर्टिकल नंबर 39 में, ठीक है। तो एक्चुअली ये फंडामेंटल राइट नहीं हुआ आपका, ये DPSP के अंदर आ गया, ऑलराइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। कौन सा इसमें से बिल है जो लोकसभा में सिर्फ इनिशिएट किया जा सकता है? ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। करेक्ट आंसर इज मनी बिल। मनी बिल के बारे में 2 वीडियो पीछे बात हो चुकी है, फिर भी लेट मी टेल यू ब्रीफली। अगर लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला लेते हैं, लेकिन 2 केसेस में ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो पाती है, राइट। फर्स्ट वन वॉज मनी बिल, अगर बिल मनी बिल के बारे में बात कर रहा है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो पाएगी। एंड सेकेंड वन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लाना है और उससे रिलेटेड वो बिल है तो भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो पाएगी। और ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 108, ठीक है। और मनी बिल के बारे में किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 110, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा कि मनी बिल जो होता है वो राज्यसभा में कभी भी इनिशिएट नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होगा, ओके। मनी बिल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट द वन विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। यानी कि जो हमारी 8th, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 8th शेड्यूल है इट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और उसमें से कौन सी एक लैंग्वेज है जो किसी स्टेट की भी लैंग्वेज है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। करेक्ट आंसर इज कश्मीरी। और ये कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट जम्मू कश्मीर की। और इसके अलावा देखिए सबसे पहले जो आपके शेड्यूल्स हैं उसमें से 8th शेड्यूल जो होता है
इट डील्स विद द लैंग्वेजेस, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, जितने भी शेड्यूल्स हैं आपको वो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शेड्यूल ज़्यादा है नहीं, तो आप उसको प्लीज़, पार्ट्स तो ज़्यादा हैं लेकिन शेड्यूल ज़्यादा है नहीं, तो शेड्यूल्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, ओके। सेपरेट वीडियो में या फिर मैं इसको करवा दूंगी कभी। तो प्रेजेंट में उसमें कितनी लैंग्वेज है? 14 + 8 22। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि 14 ऑलरेडी थी और 8th अमेंडमेंट के बाद आई थी। कौन कौन सी लैंग्वेज थी जो अमेंडमेंट के बाद आई थी? तो देख लेते हैं एक बार। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, देन नेपाली, then there was Bodo, Dogri and Santhali and last one is Mathili, ठीक है। तो ये इतनी लैंग्वेजेस हैं जो सिर्फ एक ही अमेंडमेंट में नहीं आ गई थी, एक्चुअली शायद 3 अमेंडमेंट लगे थे इसमें। फर्स्ट वन वाज 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसके बाद एक था 92nd अमेंडमेंट एक्ट, एंड इसके अलावा शायद एक और था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस बाद में आई थी अमेंडमेंट के बाद, ओके। प्लीज़ रिमेंबर दीज नेम्स, ओके। So that's it for today. Thank you so much for watching till the end. I hope you have liked the session. If you liked it, please give it a thumbs up and don't forget to tell me in the comment section. And yes, please subscribe to GK Today channel. With this, me Nuzhat Sana signing off. Bye guys.